वादा मुझे है। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे बड़ा इशू, आज की सबसे बड़ी खबर, मुल्क भर में होने वाला पावर ब्रेकडाउन, बिजली का ब्रेकडाउन, जिसको अब कम से कम 11 घंटे से ज्यादा होने को हैं, लेकिन हुकूमत को एक तो अभी तक पता नहीं चल सका कि ये इतना बड़ा पूरे मुल्क का जो नेशन वाइड पावर ब्रेकडाउन है ये आखिर हुआ क्यों है। बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो दारुल हुकूमत कैपिटल इस्लामाबाद में भी बिजली अभी तक बहाल नहीं हुई। और थोड़ी ही देर पहले जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जी इस्लामाबाद में बिजली बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो बड़े शहरों में भी अगर बिजली बहाल नहीं की जा सकी तो छोटे शहरों का, देहातों का तो आप हाल ही ना पूछें। तो एक बिल्कुल मेस्ड अप सिचुएशन है, एक केओस की सिचुएशन है, पूरे मुल्क में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। लेकिन हुकूमत को पता नहीं चल रहा कि इस फॉल्ट की वजह क्या है, फॉल्ट ओरिजिनेट कहां से हुआ, इसकी रीजन क्या है। स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं। कुछ लोगों ने कहा जी तेल खत्म हो गया है, कुछ लोगों ने कहा तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं है तो अब ये बिजली बहाल नहीं की जा सकती। इन सारी अफवाहों का खात्मा करने के लिए हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी भी बना दी। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल लगती है कि 11 घंटे गुजरने के बाद भी हुकूमत को पता नहीं है कि ये पावर ब्रेकडाउन क्यों हुआ है और इसकी तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी गई है। यहाँ पर ये बताना ज़रूर ये बिल्कुल एक रेलेवेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 2021 में इसी तरह का पावर ब्रेकडाउन हुआ था कंट्री वाइड। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए कि 4 घंटे के अंदर अंदर मुल्क के बड़े शहरों में ना सिर्फ बिजली बहाल हो गई थी 4 से 5 घंटों में, बल्कि 7 से 8 घंटों में पूरे मुल्क में बिजली बहाल कर दी गई थी और फॉल्ट का भी पता चला लिया गया था। सो क्या इस हुकूमत की इतनी वीक गवर्नेंस है कि इसने मुकाबलतन इन कंपैरिजन इमरान खान की हुकूमत को याद करवा दिया है? ये भी आज सवाल करेंगे। पावर ब्रेकडाउन सिर्फ बिजली का नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का नहीं हुआ, बल्कि लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो पॉलिटिकल पावर ब्रेकडाउन है उसका भी आगाज हो गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि जो उनके 45 रह गए हैं कौमी असेंबली में इस्तीफे, वो वापस ले लेंगे, उन इस्तीफों को मंजूर नहीं होने देंगे। उसके लिए पार्लियामान के बाहर धरना भी दिया गया। अब ये जो 45 इस्तीफे वापस रह गए हैं, स्पीकर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, क्या ये वापस लेने देंगे पीटीआई को इस्तीफे या इनको मंजूर कर देंगे? अगर मंजूर हो गए, क्योंकि स्पीकर के पास तो इस्तीफे पड़े हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? यहाँ पर पीडीएम की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो कम से कम कामयाब होती नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में वापसी एक यू टर्न नहीं है तो फिर और क्या है? प्रोविंशियल असेंबलीज आप डिसॉल्व कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आप डिसॉल्व कर रहे हैं, खत्म कर चुके हैं, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और कौमी असेंबली में आप 10 महीनों के बाद वापस आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज्ड है, करना क्या चाह रही है? प्रोविंशियल असेंबलीज की बात की जाए तो पंजाब में निगरान वज़ीर आला के लगने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और चौधरी परवेज इलाही को शदीद गुस्सा है, शदीद बरहमी है। इमरान खान ने इसके खिलाफ कल से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और अभी से धांधली का एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया और कहा है कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब लगे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुश्मन हैं। अब वो ब्यूरोक्रेसी भी, अब वो पुलिस भी, अब वो बाकी तैनातियां भी अपनी मर्जी की करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में नुकसान पहुंचाएंगे। इस सारी सूरत हाल पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, सेनेटर है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से पंजाब के मरकजी सरकर्दा रहनुमा है खलील ताहिर सिंधु साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सरकर्दा रहनुमा है शाइस्ता खोसा साहिबा, वकील भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इनसे हम ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के तैनाती के बारे में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप कर सकती है? लेकिन खलील ताहिर सिंधु साहब, पहला सवाल आपसे, 11 घंटे से ज्यादा हो गए हैं आपकी हुकूमत को पता ही नहीं चल रहा कि मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन आखिर हुआ क्या है, हुआ क्यों है, किस तरह से हुआ, कहां से इसका आगाज हुआ और अभी तक 11 घंटे गुजरने के बावजूद मुल्क भर में मुकम्मल तौर पे बिजली बहाल नहीं हो सकी या जुज़वी भी बहाल नहीं हो सकी। तो आप लोगों की इतनी वीक गवर्नेंस है कि जब कंपैरिजन किया जाता है तो इमरान खान का दौर अवाम को बेहतर लगना शुरू हो गया है। खलील साहब,
बहुत शुक्रिया गरीदा। छोटी छोटी मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा ब्रेक डाउन हो गया है और इसका बहुत बड़ा लॉस भी है पाकिस्तान को। लेकिन मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता कि मैं कंपैरिजन करूँ कि उस वक्त 4 घंटे गई थी, अब 11 घंटे गई यही पारा। लेकिन ये हमारी मैं आई विल से इस आवर फेलियर कि अभी तक हमें क्यों नहीं पता चला। ये आई विल ओपनली से, मेरा फैब्रिक डिफरेंट है, मैं बात को मानूंगा जो बात सच्ची होगी। लेकिन इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब इमरान खान की हम कल को हम जिस तरह हम इनकी गालम गलोच ब्रिगेड से मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे वो खवातीन हो मर्द हो, जिनको भी गालियां देते हैं करते हैं, जो भी जिस तरह इन्होंने 2 दिनों में अहमद चीमा साहब को और दूसरे हमारे मुस्तद वजीर आला साहब को जो कुछ उनके बारे में, उनके खानदानों के बारे में लिखा गया। आप देखिए इनके 2 उम्मीदवार थे, चीमा साहब, नवीद अकरम चीमा और दूसरे अहमद नवाज सथेरा साहब। हमारी तरफ से को एक ट्वीट दिखा दें, को एक सिंगल अपना इश्यू दिखा दें जो हमने जाकर किसी जगह पे कहा हो या उनके खिलाफ या उनके खानदान के खिलाफ या उनकी किसी भी जात के खिलाफ बात की हो। तो हमारा ये कल्चर नहीं है, नाम इस बात की तरबियत ही दी गई है। दूसरा बिजली के ब्रेकडाउन की जो बात है उस पर मैं दोबारा, चूंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही वो है, दैट इज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन और उस पर मैं ठीक है, आपने एडमिट कर लिया कि फेलियर है, आपने एडमिट कर लिया कि फेलियर है कि गवर्नमेंट को 11 घंटों के बाद भी पता नहीं चला। अभी तक जी, अभी तक आज का पता ना चलना। आई विल ओपनली से कि ये हमारे से मतलब अभी तक इसको राइट शाइस्ता खो साहिबा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शरीक जुर्म है इस हुकूमत के साथ, तो ये पावर ब्रेकडाउन जो है, सिंध की सूरत हाल आपके सामने है। सिंध में कराची सबसे बड़ा शहर, कराची के लोग वैसे ही बेचारे परेशान है इस वक्त जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है। अब पावर ब्रेकडाउन हो गया, इंडस्ट्रीज वैसे ही बंद हो रही हैं, ताजरों का तो काम ठप होकर रह गया है। जी गरीदा, ये बहुत अलमिया की बात है कि आज कोई 7 घंटे होने को है, 8 घंटे होने को है, लेकिन साथ ही 11 घंटे हो गए। अच्छा 11 घंटे, सुबह 7 बजे की गई, लेकिन 7 बजे से वापस आई थी और फिर 12 बजे गई है। कुछ एरिया से मैंने पता किया 12 बजे फिर दोबारा गई है। लेकिन पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में स्ट्रेच अगर देखा जाए, लेकिन देखिए इस पे कभी कभार इस तरह के कुदरती आफत और इस तरह के जो है क्लॉज आ जाते हैं कि हाँ जी आपका जो है कोई टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए या कुछ और हो गया, उन पे हम इंसानों का बस नहीं चलता। लेकिन ये है कि मरहला वार वार्ड वाइज चेक किया जा रहा है, टीमें वहां पे पहुंच चुकी हैं और पॉइंट आउट किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है और उनको जो है ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन और उम्मीद की जा रही है, पता तो चलना चाहिए कि आखिर फॉल्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। 11 घंटों बाद पता नहीं है कि हुआ क्या है इशू। देखिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन और अभी भी मेरी बात हुई, जो पता चला है जो हमें, वो गुड्डू बैराज से हुआ है और गुड्डू बैराज से टूवर्ड्स जो कोयटा और बलूचिस्तान की तरफ जो है वो 2 जो हैं वो ब्रेक्स जो हैं वो डाउन हुए हैं। उसकी वजह से ओवरऑल ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है। पूरे मुल्क का सिस्टम गुड्डू के साथ तो नहीं जुड़ा। नहीं, देखिए बेसिकली गुड्डू से वहां से जो है वो कनेक्शंस हैं और वहां से बिजली जो है वहां जाती है, आगे जो है वो शिफ्ट्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फॉल्ट आया है वो गुड्डू बैराज पे आया है। ठीक है, सिंधु साहब भी जो है इसको इंडोर्स करेंगे कि गुड्डू पे जो है मेन जो हमें अभी तक पता चला है गुड्डू पे आया, लेकिन उसको कोशिश की जा रही है उसको ठीक करने की। ठीक है, और वो देखिए वो किसी की भी गवर्नमेंट होती, पीटीआई की भी होती, वो हमारी अभी गवर्नमेंट में हुआ था, जैसे मैंने गुजारिश बिल्कुल कि 4 घंटों में बड़े शहरों में रिस्टोर कर दी थी जी, इमरान खान की हुकूमत ने बिजली रिस्टोर कर दी थी। तो 4 घंटों अभी अगर आप कंफर्म करें, इस्लामाबाद में हम बैठे हैं और यहाँ पर रिस्टोर होना, लेकिन पंजाब में आना शुरू हो गई है। अभी पंजाब में आना शुरू हो गई। मेरी अभी 10 मिनट पहले बात हुई है, पंजाब में बहुत सारे एरियाज में सिंधु साहब बताएंगे कि आना शुरू हो गई है। सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे या कम से कम आप इतना लेवरेज देंगे इस हुकूमत को कि ऐसे चीजें हो जाती हैं, ऐसे मैल फंक्शंस हो जाते हैं, ऐसे मामलात हो जाते हैं? अगर आप दुनिया में देखें ना, बहुत बड़े बड़े ब्रेकडाउन हुए हैं, हर जगह हुए, श्रीलंका में हुए, इंडिया में हुए, हर जगह पे हुए और ये हो जाते हैं, हर जगह तक में होता है। प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट कि ब्रेक डाउन होना, प्रॉब्लम इज अबाउट उसकी डायग्नोसिस करना विद इन टाइम। किसी जगह पे कोई कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद आप बता दें कि ये प्रॉब्लम है, इट विल टेक 10 आवर्स 12 आवर्स। अगर फर्ज करें आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको 8 घंटों में कर सके या 4 घंटों में कर सके, आप उसे कह दें कि जी हम 10 घंटों के अंदर कर देंगे या 10 घंटों में हो जाएगा, एंड देन मेक श्योर इट हैपेंस बिफोर दैट, ताकि आपको एक क्रेडिट मिल जाए। ठीक है, लेकिन जब आपको पता ही ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन वो भी मिसिंग थी, वो सारा दिन मिसिंग थी, देयर वाज नो क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट ऑल। आपको पता, देखिए क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जिन लोगों को ये नहीं पता उनको क्यों निकाला, उनको ये कैसे पता चलेगा कि बिजली कहाँ खराब हुई है? खुदा को खौफ करे, इसमें भी एक कमेटी बिठा दे कि बिजली कहाँ से निकाली और मुझे क्यों निकाला, सब पता चल जाएगा कि निकाला क्यों था और बिजली कहाँ से हुई थी। अब ये सारी चीजें कर लें, लेकिन मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। अभी हमारे ताहिर साहब ने
ताहिर साहब ने एक बात की। आजकल तो आप लोग भी पूछ रहे हैं कि हमें क्यों निकाला कौमी असेंबली से। हमने कभी नहीं निकाला। सर आप लोगों ने आप लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे इस्तीफे क्यों निकाले हैं। मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब देता हूँ, इसी पे आएंगे। लेकिन मैं ताहिर साहब की एक बात करता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये गालम गलोच, मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ख्वाजा आसिफ ने कहा नाम दिया है, हमने नहीं दिया। रफीक तारर साहब को ब्रीफ केस मौलवी ये अपने आसिफ अली जरदारी साहब ने नाम दिया था, हमने नहीं दिया। बंगालियों को सुअर का बच्चा जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हमने नहीं कहा था। गालियों की मैं बात कर रहा हूँ। बेनजीर को सर ये तारीखी हवाला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। भुट्टो का तारीखी हवाला शाइस्ता साहिबा बताएंगे, दुरुस्त नहीं। बिल्कुल दुरुस्त है, आप वो सुन ले, आप वो तकरीर सुन ले, मैं आपको सुना दूंगा, मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, ठीक है। बेनजीर भुट्टो को और नुसरत भुट्टो को जो अल्फाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहे थे वो मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। दैट्स वेरी डेरोगेटिव, ठीक है। अच्छा, शिरीन मजारी के बारे में इन लोगों ने कहा था। डबल शिफ्ट के बारे में ये राना सनाउल्लाह ने बिफोर लीविंग ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने एफआईआर काटी थी। ये सारी चीजें जो है ना, ये आज हमें बताना चाह रहे कि हम हैं। देखिए बात ये हो जाती है, नहीं करना चाहिए, आई टोटली एग्री, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप बात करती हैं जो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जब आप बात करते हैं, हम उनको ये कह सकते हैं, ये हमारा एक किस्म का, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये वो है, लेकिन वी हैव गॉट द फ्रीडम टू से कि हाँ हमारी नजर में ये इंसान करप्ट है, हमारी नजर में ये इंसान चोर है, हमारी नजर में ये इंसान जो है वो बायस्ड है, हम ये कह सकते हैं। हाँ, उनको गालियां देना या उनको ये देना कोई भी करता है, चाहे मैं करता हूं, आप करते हैं, या कोई भी करता है, दैट इज नॉट ऑन। राइट, ठीक है, आपने उनकी बात का जवाब दे दिया। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती क्योंकि दरम्यान में खवातीन आ जाएंगी और खवातीन के हवाले से जो चीजें, जो जबान इस्तेमाल की जाती रही माजी में या अब भी की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है। प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ आते हैं, जो दूसरा अहम इशू, कौमी असेंबली से इस्तीफे, यू टर्न सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, अब आप लोग कौमी असेंबली में वापस आना चाहते हैं। सूबाई असेंबली से आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं, वहां से हुकूमतें गिरा दी हैं, कौमी असेंबली में आप लोग वापस आ रहे हैं और अब निगरान चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ आप लोग अदालत जाने का इरादा रखते हैं और कल आप लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर आएंगे। ये कंफ्यूज्ड आप लोगों की पॉलिटिक्स नहीं लग रही है? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जाना कहाँ है, करना क्या है? देखिए, वो अगर आप लोग समझना ना चाहे तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सिंपल सी बात है। पहले आपने कहा था कि हम लोग कौमी असेंबली में वापस क्यों आना चाह रहे हैं। वहां पे बैठा हुआ है क्या नाम है वो जो राजा स्पीकर कौमी असेंबली साहब, नहीं, जो अपने अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब, सॉरी, राजा रियाज साहब बैठे हुए उनसे जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो इस वक्त जो आदमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट लेने के लिए बैठा हुआ है और उस बेसिस पे बैठा हुआ है, हाउ कैन ही बी एबल टू डू एनी डिसीजन विदाउट बीइंग बायस्ड, विदाउट बीइंग कि वो उन्हीं के हक की बात करे, तो उसको हटाने के लिए ये 45 बंदों का है। अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू बी वेरी लेकिन इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ पीपल लाइक हिम। सोची थी जब आप लोग कौमी असेंबली से निकल रहे थे कि आप निकलेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई तो अपोजिशन लीडर बनेगा ना पीछे। हमें क्या पता था कि जब हम निकल रहे तो हमें क्या पता था कि इस किस्म के लोग भी होंगे, हमें क्या पता था? देखिए बनना था ना अपोजिशन लीडर, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब है कि आप लोगों की इसको मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं यहाँ पर, and be honest, ठीक है? And I found you being very honest while you are talking to me, ठीक है? वो ये चीज है कि do you think does he qualify to being an opposition leader? Does he? उसने वोट किसको दिया? उसने किसके साथ खड़े हुए? क्या उनके साथ वो खड़े हो सकते हैं एज एन ऑपोजिशन लीडर? हो सकते हैं? नहीं। दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे ना, इवन दो आई एम द एंकर पर्सन है, लेकिन चलिए अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो राजा रियाज साहब का बतौर ऑपोजिशन लीडर किरदार वो नहीं है जो होना चाहिए। वो हुकूमत की ऑपोजिशन लीडर ही नहीं है, टीम बन के सामने आए हैं। देखिए ना, दैट इज एक्जेक्टली माय पॉइंट। नहीं कर दैट इज नॉट, देखिए, ही इज नॉट एन ऑपोजिशन लीडर। मुझे इजाजत दें। वसीम सज्जाद साहब मुल्क के मशहूर और मारूफ माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। वसीम सज्जाद साहब, थोड़ी देर ठहर के। वसीम सज्जाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वसीम सज्जाद साहब से लाइन थ्रू कीजिएगा जी। वसीम साहब से रिकनेक्ट कर लेते हैं। शायद साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब पाकिस्तान तरीके से अदालत जाना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है, अदालत जा सकते हैं केयरटेकर चीफ मिनिस्टर की तैनाती के खिलाफ? और क्या ये पहली बार होगा ऐसा कि अदालत? कानून में तो ऐसा कतन नहीं है गरीदा।
پابندی نہیں ہے یا جا نہیں الیکشن کمیشن کا قانون بہت واضح ہے. اس میں مینشن ہے کہ الیکشن کمیشن، چیف آف الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران. آپ مجھے اجازت دیں اگر وسیم سجاد صاحب سے گفتگو کر لیں. السلام علیکم وسیم سجاد صاحب. السلام علیکم جی. سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. سر آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں ہم قانونی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بھی. آپ بتا دیجئے کہ کیا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں جی، چیلنج، یہ لفظ چیلنج جو کر رہی ہیں، درخواست تو کوئی بھی دے سکتا ہے. عدالت میں درخواست دینا تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوئی قانونی جواز نظر نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پر عدالت اس کو سنجیدگی سے لے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین میں یہ ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ کچھ نام اپوزیشن دے گی، کچھ نام گورنمنٹ دیں گے. اگر وہ آپس میں ان کا کوئی تصفیہ نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا، اور الیکشن کمیشن ایک آدمی کو سلیکٹ کرے گی. کوئی کرائیٹیریا بھی نہیں دیا ہوا. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ جی اتنی اس کی عمر ہو، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہو، یہ چیز ہو، تو اس پہ اگر کوئی کوالیفیکیشن ہوگی تو وہاں پہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے جی یہ کوالیفیکیشن کے مطابق نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی کوالیفیکیشن نہیں، انہوں نے ایک سلیکشن کرنی ہے، تو وہ پھر اپنے سارا ڈسکس کر کے وہ ایک سلیکشن کرتی ہیں. تو میرے خیال میں کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس کو چیلنج کیا جائے. لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ درخواست دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی بار نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت میں کوئی بھی دے سکتا ہے کسی چیز. اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر قسم کی درخواستیں دے رہے ہیں، اس کی تو رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جواز بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے سر. کیا یہ جواز بھی نہیں بن سکتا جیسے آج عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب لگایا گیا ہے وہ ہماری سیاسی پارٹی کا بدترین مخالف ہے، بدترین دشمن ہے. دھاندلی کا ایک بیانیہ، دھاندلی کی ایک شکایت ابھی سے یا ایک سپوزیشن عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو موجود ہے، مسلم لیگ کاف کو، چودھری پرویز الہی کو موجود ہے. کیا یہ بھی انف گراؤنڈ نہیں ہے کہ ہمیں خطرہ ہے یا ہمیں خدشہ ہے کہ الیکشنز مینوور کروائے جا سکتے ہیں یا دھاندلی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بھی کوئی جواز نہیں بنتا ہے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں میں سے کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے اس کے کیا اختیارات ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے. اس وقت جو سپریم کورٹ نے قانون وضع کیا ہے اس کے مطابق چیف منسٹر کے کوئی اختیارات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ الیکشن پہ اثر انداز ہو سکے. اس کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر بھی ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن ریگولیٹ کر سکتا ہے. وہ کوئی نئے فنڈز کسی کو نہیں دے سکتا. وہ اس کی جو ذمہ داری بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہر قسم کا تعاون دے تاکہ وہ الیکشن کروا سکیں. تو لہذا اس کے اتنے کوئی اختیارات بھی نہیں ہوتے کہ وہ الیکشن پہ اثر انداز ہو. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر سکتی ہے کہ بھی آپ نے یہ الیکشن میں دوران کوئی پوسٹنگ نہیں کرنی ہے، کسی کو چینج کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن سر یہاں پر تو پرابلم یہ بھی آ گیا نا کہ ایک فریق کو، ایک سیاسی فریق کو نہ صرف کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے ساتھ بلکہ الیکشن کمیشن سے بھی شکایات ہیں. تو وہ یہ کہیں گے کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگز وغیرہ وغیرہ معاملات جو بھی نگران وزیر اعلیٰ کے ہیں، اگر الیکشن کمیشن ان کو ریگولیٹ کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن پر بھی تحفظات ہیں نا اسے سیاسی فریق کو. تو یہ جواز تو بڑا مضبوط بن جاتا ہے پھر. وہ ہوگا یہ جی کہ کوئی بھی اگر میرا خیال میں ایک جنرل قسم کا آرڈر بھی ہو جاتا ہے اس دوران کوئی جو میجر پوزیشنز ہوتی ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے. تو میرے خیال میں جو اس وقت قانون ہے یا سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کی روح سے کوئی چیف منسٹر ایسے احکامات نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ ہے جی کہ یہ جو نظام ہے اس میں کچھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو حکومت نامزد کرتی ہے، کچھ ہوتے ہیں جو اپوزیشن کرتی ہے. آخر کسی کو تو سلیکٹ ہونا ہے. میرے خیال میں غلطی یہ ہوئی ہے یہاں پہ پنجاب میں کہ انہوں نے بالکل ایک کاغذی کارروائی بنا دی کہ جی چٹھی لکھی، پھر چٹھی کا جواب آیا. جو اس کی اسپرٹ ہے قانون کی وہ فالو ہوئی ہے کے پی کے میں. کبھی چیف آف منسٹر بھی بیٹھ کے، اپوزیشن بھی لیڈر بھی بیٹھ کے نام ڈسکس کیے. وہاں نام آپ 20 ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر ایک نام آپ کو منظور نہیں تو چلے اچھا بھی تو دوسرا نام لے ہو. اور میرے خیال میں یہاں پہ اگر چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں بیٹھ جاتے اور ڈسکس کرتے تو کوئی نہ کوئی نام ایسا آ جاتا جس پہ دونوں کو اتفاق ہوتا. یہ یہاں پہ فارمولا نہیں ہوا، کوئی ملنے کو تیار نہیں ایک دوسرے کو. تو اس لیے یہ دقت آئی ہے. جو مقصد تھا، جو آئین میں یہ لکھا ہوا ہے یہ کے بارے میں، اس کی جو روح تھی، جو اسپرٹ تھی، وہ پنجاب میں فالو نہیں ہوئی، کے پی کے میں ہوئی ہے.
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब। मुल्क के मशहूर और मारूफ माहिर कानून हैं, बहुत खूबसूरती के साथ, बड़ी तफसील के साथ कुछ चीज़ों की वजाहत कर दी, लेकिन सियासी बयानी ज़ाहिर अपनी तरफ मौजूद हैं। शाइस्ता खोसा साहिबा से हम सवाल करते हैं। शाइस्ता साहब, आपकी इजाज़त हो तो एक ब्रेक ले लूँ ताकि आपके जवाब के दौरान ब्रेक से इंटरप्शन ना हो। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। शाइस्ता साहिबा से सवाल वापस करते हैं। निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला अदालत में जाने का, खलील ताहिर सिंधु साहब से भी सवाल करना है और सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाइस्ता साहिबा, क्या केयर टेकर सेटअप के खिलाफ अदालत जा सकता है कोई भी सियासी फरीक? देखिए गरीदा, जैसे वसीम सज्जाद साहब मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बिल्कुल बहुत ब्रीफली बता दिया है और मैं भी वही आपको बताने लगी थी कि इलेक्शन कमीशन के लॉज बहुत क्लियर हैं। इलेक्शन कमीशन में आपका अपॉइंटमेंट का एक जो प्रोसीजर है वो डिफाइन है, आप उससे राइट और लेफ्ट नहीं हो सकते। सो जैसे उन्होंने कहा कि ये आपकी अपॉइंटमेंट होने से पहले सीएम साहब और अपोजिशन लीडर साहब दोनों बैठ जाते हैं। देखिए ये तो सिर्फ 4 या 6 नाम आए हैं, बहुत सारे नाम आते हैं, कुछ एक को पसंद होते हैं, कुछ दूसरों को पसंद नहीं होते हैं, उनको आप शफलिंग कर लेते हैं और फिर एक ऐसी पर्सनालिटी जो सबके लिए काबिल कबूल हो कि जो कि एक मुल्क के सूबे को लेकर चले, आप उसको अपॉइंट कर लेते हैं। अब इनकी ख्वाहिश जरूर है और ख्वाहिश पे कोई कैद नहीं है। ख्वाहिश के तहत ऐसी हजारों पटिशनें रोज अदालतों में आती हैं, ये जाएं, ये इनकी मर्जी है, ये इनका सियासी स्टंट तो हो सकता है, लेकिन कानून उसमें बड़ा क्लियर है और कानून में कोई लेकिन कोई बार तो नहीं है ना, कोई बैरियर तो नहीं है ना जाने के हवाले से, और उसको अदालत टेकअप भी कर सकती है ना? टेकअप भी करेगी और वो देखेगी, देखने के बाद वो कहेगी कि हाँ प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट हुआ है और वो खारिज कर देगी। ये जवाब कितना वैलिड है? ये पॉलिटिकल जवाब भी तो वैलिड होना चाहिए कि अगर एक सियासी फरीक को एतराज है या उसको खदशा है कि धांधली हो सकती है ABCXYZ के जरिए। गरीदा क्वेश्चन ये है, धांधली कैसे हो सकती है? निगरान सीएम के पास तो वो पावर्स ही नहीं है। निगरान सीएम के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन इमरान बैठा खान ने है। कहा कि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं वो अब करेंगे, हमारे मुखालिफ करेंगे। सीएम ट्रांसफर पोस्टिंग खुद से कर ही नहीं सकता गरीदा। इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज है। के पास बहुत बहुत बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स हैं, अली जफर साहब जैसे, तो कम से कम खुदारा उनको बुलाकर बिठाकर उनसे ब्रीफ तो ले लें, उनसे पूछ तो लें सीएम, निगरान सीएम की पावर्स क्या होती हैं। देखिए निगरान सीएम सिर्फ और सिर्फ कस्टोडियन है और वो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटेड है और उसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाने हैं। उस इलेक्शन में ना वो पीपल्स पार्टी को फेवर दे सकता है, ना वो नून को दे सकता है, ना पीटीआई को दे सकता है। उसने एक डिफाइंड प्रोसीजर है इलेक्शन का, उसको अडॉप्ट करना है, इलेक्शन करवाने। अब पीटीआई कुछ भी कहती रहे, राग लपती रहे, हम क्या कह सकते हैं। अब बिल्कुल वैसे गरीदा जैसे ये कह रहे थे डॉक्टर हुमायूं साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि राजा रियाज जैसा बंदा, तो खुदारा राजा रियाज को बिठाया किसने, मुसल्लत किसने किया? आप लोग ना जाते असेंबली से? आपको किसने कहा? हम तो पहले दिन से असेंबली के फ्लोर पे आपको कहते थे कि खुदारा ये सड़कें, ये चौराहे, ये नहीं है, यहाँ पे बातें नहीं होती। असेंबली के फोरम पे आइए, असेंबली के फोरम पे आके अपनी वॉइस रेज कीजिए, यहाँ पे आके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को अडॉप्ट कीजिए। राजा रियाज आज अपोजिशन लीडर ना होता, वो आज भी पीटीआई का बजाहिर वो पीटीआई का हिस्सा है। आप उसको नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक मत कीजिए। ये जब इलेक्शन होगा, वो किसकी टिकट पर आता है, ये तब की बातें हैं। अभी ये सिर्फ क्या सराइयां, और क्या सराइयों पे आप सियासत चला रहे हैं, क्या सराइयों पे आपने 3.5 साल पूरे किए। ठीक है, खलील ताहिर सिंधु साहब, सिर्फ अदालत ही नहीं जा रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने कल से पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान कर दिया। लाहौर में आप बैठे हैं, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी लाहौर में आपकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ। वो कहते हैं जी आपकी अपॉइंटमेंट है, आपकी मर्जी का बंदा है, हमारा तो वो बदतरीन दुश्मन है और धांधली के लिए वो आलाकार बनेंगे। गरीदा, मेरी हम्बल सबमिशन है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। जी जरूर। आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई डिड इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम द स्विट्जरलैंड और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूँ। ये जो आइन है ना, आइन पाकिस्तान, इसकी हुर्मत को हमने बरकरार रखना है। जो आर्टिकल 5 कहता है कि लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, इस पे इसी के तहत सदर पाकिस्तान ओथ लेते हैं। इसी के तहत वज़ीर-ए-आज़म जो थे पहले इमरान खान, उन्होंने ओथ लिया था। इसी के तहत जजेस हल्फ लेते हैं और जजेस भी यही हल्फ लेते हैं कि इस आइन को बरकरार रखेंगे।
اور یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے اپنا سلیکشن یا وٹ ایور، یہ 224 اور 224A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت جو اس کو بنایا گیا ہے، اور کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے سے وہ گاؤں میں مثال مشہور ہے، کسی نے بھاگنا تھا تو انہوں نے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ کل ساڑھے جو جی کاٹنا ہے. اب یہ جو مشہوری ہوتی ہے نا، یہ ایک ببل ہوتی ہے، یہ پھٹ جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ پہ، اور ان کو پتا چلے گا. ابھی آئے الیکشن لڑے، اس نے محسن نقوی نے اس سے پہلے اگر دیکھیں، اگر ارشاد احمد حقانی صاحب بہت محترم ہیں، اس طرح عارف نظامی صاحب انفارمیشن منسٹر رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب رہے ہیں، محسن نقوی صاحب نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ ان کے تو بڑے قریبی عزیز ہیں، چودھری فیض علی صاحب کی سکی باجی ان کے گھر ہے، اور ایک مطلب انہوں نے محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو ان کو کیا آخر ساتھیوں سے مسئلہ کیا ہے؟ ان کو کسی سے بھی اس طرح سے نہ کرے. اور دوسرے نمبر پہ میری ذاتی رائے جو ایز اے پریکٹسنگ لائر آف دا سپریم کورٹ، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن تو دیں نو، بٹ وہ انٹرٹین ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ شیل کا لفظ ہے، اور شیل مینڈیٹری ہوتا ہے. اور میں نے سب نے ججز نے سب نے اس آئین کا حلف لیا، اور حلف یہ ہوتا ہے، میں تیسری دفعہ ممبر بنا ہوں، پنجاب کا چیف وپ تھا میں، کہ ہم اس آئین کو برقرار رکھیں گے، آئین پاکستان کو. تو آئین پاکستان کے تحت ان کو بنایا گیا ہے محسن نقوی صاحب کو. انہوں نے جو نام دیے تھے، ایک اس میں سرونگ آدمی ہے، اور ایک وہ ہے جس کو ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے، اور اس کا بعد میں نام دیا ہے، جس کا جو طریقہ کار کے مطابق میں سارے اس پروسیس میں اور اس پروسیجر میں ساتھ تھا. تو خدا کے لیے الیکشن ہونے دیں. ایک طرف کہتے ہیں ہم نے الیکشن کروانے، دوسری طرف عدالتوں میں جانا، جائیں ٹھیک ہے عدالتوں میں جائیں، پھر ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے ذمہ نہیں آئے گی یہ ڈیلے، پھر یہ ان کے ذمہ ہوگی، بار ان پہ ہوگا، اونس ان پہ ہوگا. سینٹر ہمایوں محمد صاحب، 2-3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے عدالت جانے کا، احتجاج کرنے کا نگران سی ایم کے حوالے سے، اور اگر ڈیلے ہوا الیکشن آپ کی عدالت جانے کے معاملے پہ تو پھر اونس آپ پہ ہوگا. اب یہ خود کہہ رہے تھے کہ جو جس نے بھاگنا ہوتا ہے نا، وہ خود ہی پہلے وہ کر دیتا ہے، اگر ڈیلے ہوا خود ہی وہ کرے. لیکن لیٹ می آنسر دی کوشچن. مطلب اتنے لرنڈ لوگوں کے بعد میری بات کرنا مطلب سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن چراغ پھر بھی کبھی کبھی دکھا دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورج گرہن بھی ہو سکتا ہے نا. اب وہ ہے اس طرح بات ہے کہ سب سے پہلے بجھا ہوا بھی چراغ ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، چراغ بجھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، ویسے خالی ڈبی ہو سکتی ہے. چراغ ہی ہوتا ہے سر، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ الدین کا چراغ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. کوئی بھائی ہوگا چھت میں پڑا بجھا تو اس کو بھی چراغ ہی کہتے ہیں. اس کو جب رگڑو نا تو جن آ جاتے ہیں، لندن سے ادھر ادھر سے جن آ جاتے ہیں، وہ کہہ دیتے وہ پھر 28 تاریخ کو جن تو نہیں، جن نہیں آ رہی ہے شاید، یہ ذرا زیادہ ہو، کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، آپ ایک بڑی نفیس شخصیت کے مالک ہیں. اچھا اس کو واپس لیں، ان کو واپس لیں. ٹھیک ہے، I take my words back. Thank you. I apologize for that comment. Thank you. ٹھیک ہے، آپ بڑے ریسپیکٹفل بندے ہیں. اب میں بات کرتا ہوں اس لحاظ سے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پرابلم. دیکھیں، سب سے پہلے تو پی ٹی آئی پنجاب میں ہے، پی ٹی آئی کے پی میں ہے، ٹھیک ہے. کے پی میں مسئلہ حل ہو گیا، اس کا مطلب ہے پرابلم از ناٹ پی ٹی آئی، پرابلم از پی ایم ایل این. ٹھیک ہے. اچھا، پی ڈی ایم وہاں پہ بھی ہے، لیکن پی ڈی ایم کے جو ریپرزینٹیٹو آئے تھے دے ور سوبر، دے نیو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ان لوگوں نے ڈسکشن کی، بات ہو گئی. حالانکہ پی ٹی آئی میں زیادہ، کے پی میں زیادہ اسٹرانگ پی ٹی آئی والے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو مسئلہ وہ ہے کہ یہاں پہ ان کے اندر پرابلم ہے. نمبر 2، اب آپ نے بات کی، اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں، میں جب ایک جج کے پاس میرا کیس لگتا ہے نا، آئی کین کوشچن دا جج کہ مجھے اس جج کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس جج سے میں اپنا کیس ہٹوا لیتا ہوں، کسی اور جج کے پاس لے جاتا ہوں. یہ میرا اختیار ہے ایز اے کلائنٹ، ایز اے جو بھی اپیل کا سٹیزن آف پاکستان، جو بھی اپیل پہ جاتا ہے وہ کر دیتا ہے کہ یار اس جج پہ میرے اعتراض ہے، اور وہ ہٹ جاتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پروسیجر آف سلیکشن آف دی وائس، اس میں بالکل آئین کے تحت ہوا ہے. ہمارا اعتراض اس شخصیت پہ ہے. نمبر 1، وہ شخصیت کہ اگر آپ دیکھیں تو ہی از ٹوٹلی اگینسٹ پاکستان تحریک انصاف. کیسے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے نا، اس کو عدالت میں آپ ثابت کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. دیکھیں، اس نے اس کے، اگر آپ اس کے اپنے بیانات پرانے دیکھ لیں، اس کے اپنے جو ٹویٹس، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ اس کے چینلز کا رجحان دیکھ لیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں. دیٹ از 1 پوائنٹ. ٹھیک ہے، دیٹ از اگینسٹ پی ٹی آئی. اب رہی بات یہ کہ جیسے آپ نے نشاندہی کی تھی اور بڑی صحیح کی تھی، محسن نقوی خود کچھ نہیں کرے گا. جن کے نام کرنے محسن نقوی کہے گا میں اس کو کرنا چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن
कहेगा हाँ कर दो, that will be part of it. It will be constitutional way of doing it, but it's a constitutional way of doing a wrong thing. ओके, ठीक है? अच्छा, अब तीसरी बात आ जाती है, सही है गलत है ये बाद में पता चलेगा। इन शख्स के ऊपर 2008 में इनका केस गया था नैब में। उस केस में इन्होंने चाहे प्ली बार्गेन किया था या इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नैब केसेस वाले बहुत से पीटीआई के गवर्नमेंट में भी थे। सुन ये तो फिर कोई ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ठीक है? जो एक मिनट जस्ट अलाउ मी, अलाउ मी, उसके बाद आपका टाइम मिल जाएगा, ठीक है सर? उसमें ये है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है? लॉयर है, बड़े पढ़े लिखे लॉयर है, आई एम श्योर वो कर देंगे। उसमें कैटेगोरिकली मेंशन है कि जो शख्स नैब के केसेस में प्ली बार्गेन करके आता है, वो शख्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं रख सकता। ठीक, ओके, ठीक है? तो इन चीजों को सामने रखते हुए हम उस शख्सियत के ऊपर एतराज कर रहे हैं, हम उस प्रोसीजर को भी नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर अच्छी बात होती है। अच्छा, हमने जो नाम दिए थे उसमें सुखेरा साहब इनके कैबिनेट के भी सेक्रेटरी रहे, हमारी कैबिनेट के भी सेक्रेटरी रहे। सर सर्विंग है ना, इस्तीफा दे सकते थे, वो कर सकते थे, उन्होंने कहा है। 2 साल का बाहर है ना? नहीं, 2 साल का बाहर नहीं है, 2 साल का बाहर नहीं है इसमें। देखिए, 2 साल चाहिए। नहीं, ही इज केयर टेकर के लिए नहीं है। आप सर ये पढ़ लें, एक दफा फिर पढ़ लें, शायद आपको शायद थोड़ा बहुत भूल गए होंगे। बड़े अरसे ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, केयर टेकर हो या जर्नल हो, आपको 2 साल का गैप देना है, 2 साल के बाद आपको आना है। कानून बहुत वाजिया है हमारे साहब, बहुत वाजिया है। नॉट रियली। आप एक दफा फिर पूछ लेना। आई विश कि ये आप उनसे पूछ लेती। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 189 है, इसको पढ़ लेना। बहुत वाजिया है, बहुत वाजिया है। अच्छा, खलील साहब ने आपको हवाला भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दे रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे हैं? जी, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 189 जिसमें ये सारी तारीख की सर, पढ़ के बता दें, पढ़ के बता दें बार क्या है सर? मेरे पास जजमेंट है इसमें इसका करक्स ये है कि एट दैट टाइम ही वाज नॉट, किसी भी ऑफिसर वो नहीं था अगर वो प्री बार्गेन हुई भी है। दूसरा ये बार बार कह रहे हैं कि वो आज तक उसका मोहसिन नकवी साहब का मुझे नहीं, उनसे मुझे आपकी तरह जानता नहीं, कोई ट्वीट दिखा दे, कोई इनके खिलाफ ऐसी बात दिखा दे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दे, कोई बात तो दिखाएं। मैं डॉक्टर हुमायूं साहब, मेरा पहली डिफेंस है, ही लुक्स वेरी सोबर पर्सन, मुझे जो अच्छी बंदे से कह रहा हूं। लेकिन अब अगर हम डॉक्टर हुमायूं साहब के नाम मैं लेता ना अपनी कमेटी का जो मेंबर था, तो इमरान खान साहब ने इनकी भी मुखालफत करनी थी, मैंने क्यों उनका नाम ले दिया चीफ मिनिस्टर के लिए? मतलब पहले आप अपने आप में कंसेंसस पैदा करें कि आपको ट्रस्ट हो अपने बंदों। सर वो सवाल कर रहे हैं ना, हुमायूं साहब फिर सवाल कर रहे हैं कि फिर केपी में हमने एतराज क्यों नहीं किया? वहां पर नाम आया आजम खान साहब का, बिल्कुल बहुत मुनासिब नाम आया। सो मच सो के पीटीआई के जो नाम आए थे, आपकी पार्टी ने खुद कहा कि सुखेरा साहब का नाम बड़ा अच्छा है, खोसा साहब का नाम बड़ा अच्छा है। टेक्निकलिटीज आड़े आ गई, खोसा साहब ने खुद माजरत कर ली, लेकिन नाम आपकी तरफ से संजीदा आए थे। जी, मैं आपको ऑनोट कहता हूं, अगर नासिर खोसा साहब का नाम रहता और वो इसको ना करते कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता, तो दोनों पार्टीज ने एग्री होना था इस पे। हम भी एग्री थे उन पे जी, टोटली। नासिर खोसा साहब, मैं इनको पर्सनली जानता ही, एक और बात भी ऐड कर दूंगी, नासिर खोसा साहब मेरी फैमिली से हैं और उनका नाम आप लोगों ने पुट किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुट किया था। पर कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो कि काबिल कबूल होती हैं सबके लिए। जहां तक आप नकवी साहब के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए वो एक चैनल के ऑनर हैं, पर उनकी पर्सनालिटी, उनकी जबान से आज तक कभी इमरान खान साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए, नवाज शरीफ के लिए, मरियम बीबी के लिए, किसी के लिए भी कोई इस तरह के अल्फाज नहीं जिससे हम ये एज्यूम कर लें कि हाँ जी वो कोई पार्टी बन गए हैं। देखिए चैनल, ऐसे बहुत सारे चैनल, मैं अभी बैठ के कोड नहीं करना चाहूंगी, चैनल चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि इमरान खान साहब की पार्टी बन चुके हैं, ठीक है? तो देखिए किसी का भी अगर जर्नलिज्म से ताल्लुक है और वो इस काबिल है, तो क्यों हमारे पाकिस्तान में, जब दुनिया में होता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? नजम सेठी की मिसाल आपके सामने है, बाकी सब लोगों की मिसाल, सिर्फ आपने उसे कंट्रोवर्शियल, मिलते तो वो इमरान खान साहब से भी थे। अगर एक चैनल का ऑनर है तो उसने सबसे मिलना है, ये गरीदा एंकर है, इन्होंने सबसे मिलना है। कल को आप ये नहीं कह सकते कौन जो है वो फलां की पार्टी बन गया, कौन फलां की पार्टी बन गया। तो खुदारा ये पॉलिटिक्स को और इन सब चीजों को बंद कीजिए। और खुदारा मैं आप सबके चैनल के तवस्सुत में हुमायूं साहब से भी कहूंगी कि इमरान खान साहब से कहें कि इलेक्शन की तरफ जाइए प्लीज। हमारा मुल्क अब इस कंडीशन में अभी तो कल एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, अभी तो कल एहतजाज कर रहे हैं ना। लेट मी आंसर, ठीक है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए बात ये हो जाती है, हसन अस्करी साहब बने थे, किसी ने एतराज नहीं किया। नजम सेठी बना था, एतराज किया, ठीक है? ये बना, एक बात याद रखें, जो चैनल ओनर होता है ना, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है अपने चैनल के साथ।
उसका किसी न किसी तरीके से हुकूमत से किसी न किसी तरीके फंडिंग का हो सकता है। आपके पास क्या इतने जजेस, अच्छे जजेस, इतने अच्छे लॉयर्स, इतने अच्छी और पर्सनालिटीज पाकिस्तान में वो नहीं थी कि आप जाते जाते ऐसे लोगों को ला रहे हैं कि जिसके ऊपर दूसरे फरीक को एतराज हो सकता है? क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? ऐसे फरीक को लेकर आए जिसके ऊपर एतराज ना हो? टाइम खत्म हो चुका है। सकते ऐसे बंदा? सॉरी से टाइम खत्म हो चुका है, सॉरी टू कट यू इन, लेकिन ये मामला अभी चलेगा। कल आप लोग सड़कों पे आ रहे हैं, फिर आप लोग अदालत में जाएंगे, तो मजीद आप लोगों को जहमत देते रहेंगे सबको प्रोग्राम्स में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नकीबुल्लाह कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे। इंसाफ का ब्लैटेंट कत्ल हुआ है, एक कत्ल नकीबुल्लाह का हुआ था, एक कत्ल आज इंसाफ का हुआ है। तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है समेत राव अनवार के। इस पर बात करेंगे नकीबुल्लाह महसूद की फैमिली से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के हवाले से। 2018 में नकीबुल्लाह महसूद का कराची में एक अंदोहनाक बहिमाना तरीके से कत्ल हुआ, दिन दिहाड़े उनका कत्ल हुआ और उसके बाद 5 साल से ज्यादा ये केस चलता रहा और आज 5 साल बाद तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। एक कत्ल नकीबुल्लाह महसूद का हुआ था और एक अंदोहनाक बहिमाना और ब्लैटेंट कत्ल आज इंसाफ का हुआ है। जो फैसला आया है नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के हवाले से, इस बारे में फैमिली क्या कहती है। नूर रहमान नकीबुल्लाह महसूद के कजन हैं, उनकी करीबी अजीज हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर रहमान साहब। जी नूर रहमान साहब, क्या कहते हैं आप ये नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के हवाले से जो आज फैसला आया? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। देखिए, आज जो फैसला हुआ इंतहाई अफसोस की मकाम है और इंतहाई बुरी खबर हमें मिली है कि सिंध हाई कोर्ट ने साबका SSP राव अनवर को बहाल कर दिया, जिन्होंने 444 लोगों को जेली मुकाबले में कत्ल किया गया था। लेकिन आज अदालत ने फैसला सुना दिया, उसको बरी कर दिया गया। पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम और स्पेशल जो फाटा के अवाम है, उनकी नजरें हाई कोर्ट पर थी, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से जो इंसाफ की तवक्को थी वो आज उन्होंने राव अनवर को बहाल कर दिया। और इंशाल्लाह उनकी जो फैमिली है, उनके भाई ने बयान भी दिए थे कि हम उस आखिरी हद तक इस केस की पैरवी करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें इंसाफ न मिले। इसी इंसाफ की तलाश में नकीबुल्लाह महसूद के वालिद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए, फैमिली जो है वो रिलोकेट कर गई। बहुत कुछ सहा है नकीबुल्लाह महसूद की फैमिली ने इस कत्ल के बाद, बहुत ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, बहुत तकालीफ बर्दाश्त की हैं। तो क्या अभी फैमिली का क्या सोच क्या है? क्या आप लोग इस अदालत के इंसदादी दहशतगर्दी की इस अदालत के फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे, इरादा रखते हैं? उसके भाई ने जो डिवाइड पर बयान दिया था वो बिल्कुल अपील भी करेंगे और उसका वालिद ने नकीब को इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान के जितने भी ताकतवर कुव्वतें हैं उनके दरवाजे खटखटाए थे, अदालतों के कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां पर उनको ये तवक्को था कि मुझे इंसाफ मिले। यहाँ तक कि साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा उनके आबाई गो मकीन में आए थे, इनके साथ वादा किया गया था कि इंशाल्लाह मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। और साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पेशी के दौरान कहा गया कि इंशाल्लाह के फाटा के लोगों को हम मायूस नहीं करेंगे और आप पर यकीन, आप अदालत पर यकीन रखे, आप पर उम्मीद रहे कि अदालत से आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि आज राव अनवर की जो बयानात हम मीडिया पर देख रहे हैं वो आज फिर दोबारा कहता है कि इनको जो मैंने कत्ल किया गया था उनको वो दहशतगर्द साबित कर रहा है और वो कहता है कि मैं दोबारा किसी सीट पर बहाल होकर मैंने कराची शहर का खिदमत करना है। तो मैं यही समझूंगा कि उन्होंने कराची शहर का खिदमत नहीं करना है, फिर भी इसी तरह बेगुनाह लोगों को जेली मुकाबले में कत्ल करेंगे और ये अपना जो इनकी जो गुंडागर्दी थी, इनकी जो बदमाशी थी, वो फिर एक बार फिर वो इसी तरह ये अपना निजाम चलाएगा। अच्छा नूर रहमान साहब, आखिरी सवाल है आपसे कि आपने साबिक चीफ जस्टिस और साबिक आर्मी चीफ का हवाला दिया कि उन्होंने आपको यकीन दिलाया था, वादा किया था आपसे कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मौजूदा आर्मी चीफ जो है, क्या उनसे भी आपकी कोई तवक्को है, उनसे भी आपकी कोई अपील है?
میں چیف جسٹس پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، اور آج کا جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، میں ان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم نے انتہائی تکلیفیں برداشت کیے، اس ملک کے لیے قبائلیوں نے اس ملک کے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اور آج ایک ایس ایس پی جیت گیا اور پورا پاکستان کے عدالتیں اور پاکستان کا ریاست ہار گیا، 22 کروڑ عوام ہار گیا اور ایک ایس ایس پی جیت گیا۔ کیا یہ راؤنڈ ور جو ایس ایس پی ہے جو کل عام لوگوں کو پیسوں کے ذریعے قتل کرتا تھا، انہوں نے جس طرح وہ الزام لگاتا تھا، عدالت نے نقیب کو پہلے بے گناہ قرار دیا تھا، آرمی چیف ان کے گھر کیوں آئے تھے؟ اگر وہ دہشت گرد تھا تو میں آج یہ میڈیا سے سوال کرتا ہوں، میڈیا کے ذریعے یہ ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر نقیب محسود دہشت گرد تھا تو پاکستان کا سابقہ آرمی چیف ان کے گھر کیوں گیا تھا؟ ان کو کیوں کہا گیا تھا کہ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آرمی چیف اور چیف جسٹس صاحب اس واقعے کا نوٹس لیں گے اور انشاءاللہ ان کے خاندان کو انصاف دیں گے۔ اگر نہیں دیا اسی جو نقیب کا جو آج جو فیصلہ ہوا، آج آپ نے دیکھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ نے پورے پاکستان میں ملگیر میں احتجاج کا اعلان کیا، وہ 25 جنوری کو میرے خیال میں پورے پاکستان احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور میں پوری پاکستان کی 20 کروڑ عوام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آج کراچی کے حالات کو دیکھیں، جو خوبصورت نوجوانوں کو اسی طرح جیلی مقابلے میں شہید کرتے تھے، آج ایک بار پھر وہی ظالم شخص دوبارہ اس کو بحال کیا اور پھر دوبارہ وہ اپنے عہدے پر کام کرے گا۔ اگر کام کرے گا تو اسی طرح بے گناہ لوگوں کو یہ قتل کرے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ سارے نکلے سڑکوں پر اور اس ظالم شخص کے خلاف آواز اٹھائے تاکہ دوبارہ وہ اپنے عہدے پر نہ چلا جائے۔ بہت بہت شکریہ نور رحمان صاحب، اور امید ہے کہ نہ صرف نقیب اللہ محسود کو، اس کی فیملی کو، بلکہ اس طرح کے جتنے بھی بے گناہ ہیں پاکستان میں ان سب کو انصاف ملے، اور پاکستان کے نظام انصاف پر جو کڑے اور بڑے تلخ سوالات ہیں ان کے جواب آہستہ آہستہ کم از کم ملنا تو شروع ہو جائیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ۔ آل سی یو ٹمارو انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔